जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अनीस रज़ा और आप देख रहे हैं एएच शो। नाज़रीन आजकल जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, हर जगह पे एक ही इश्यू जो है वो चल रहा है और वो है तोशा खाना केस और इमरान खान साहब की नाअहली। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि तोशा खाना केस कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और असल में हकीकत में ये केस क्या है? क्या ये केस सिर्फ़ वही है जो हमें मीडिया दिखा रहा है या इस केस की नोयत जो है, जो हकीकी तौर पर है वो कुछ और है। तो आज नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं राना इब्रार खालिद साहब और ये वो सहाफ़ी हैं कि जिन्होंने तोशा खाना जो केस है, जो खबर है, सबसे पहले दी और आज मैं इनको एक सहाफ़ी होने के नाते, एक सहाफ़त का तालिब इल्म होने के नाते इनको मुबारकबाद ज़रूर दूँगा कि एक सहाफ़ी के लिए ये एक किसी तमग़ा इम्तियाज़ से कम नहीं होता कि उसकी खबर हो और उस खबर पे इतना बड़ा जो है वो फ़ैसला आ जाए। तो राना साहब कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपकी खबर पे इतना बड़ा फ़ैसला आया? बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है और अच्छा महसूस होना चाहिए हर सहाफ़ी को। देखें बात ये है कि हम बतौर सहाफ़ी जब काम कर रहे होते हैं तो हम न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, हमारा मकसद किसी को सज़ा दिलवाना, किसी को नाअहल करवाना, किसी की हुकूमत ख़त्म करवाना या हुकूमत बनवाना नहीं होता। ठीक ना है। ही कोई सरोकार होना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब कोई भी सहाफ़ी, कोई रिपोर्टर एक खबर देता है या एक खबर पर काम करता है और उसकी वो खबर एक कौमी इश्यू के तौर पर क्रिएट हो जाए, कौमी इश्यू बन जाए तो वो उसको बहुत अच्छा महसूस होता है, प्राइड फ़ील होता है कि जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने लाया हूँ, लोगों को नहीं पता था, वो एक बड़ा इश्यू बन गया है। लेकिन यहाँ पर भी नहीं ठीक है। नहीं रुकना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई सीनियर दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, जो बड़ी-बड़ी खबरें देते हैं। अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ भी चलती हैं, तो वो बड़ा इश्यू बन जाती हैं, हुकूमतों के लिए बड़ा मसला बन जाती हैं वो खबरें एक वक़्त में। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि जैसे ही वो खबरें या वो इश्यू जिस खबर की बुनियाद पर वो इश्यू क्रिएट होता है, वो जब कोर्ट में जाता है, तो वो अचानक धड़ाम से गिर जाता है ठीक है, और कुछ भी साबित नहीं होता। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तस्दीक शुदा इन्फॉर्मेशन। ठीक मैं है। तो हमेशा अपने सहाफ़ी दोस्तों को ये अपील करता हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हर शहरी का हक है, मगर सहाफ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ा अख्तियार है, इसको इस्तेमाल करें, आपको सर्टिफ़ाइड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि आगे जाकर सक्सेसफुल होती है। बिल्कुल। तो लिहाज़ा मेरे लिए ये एक खुशी का मकाम इसलिए है कि मैंने जिस इन्फॉर्मेशन पर काम किया या जिस खबर पर काम किया, वो ना सिर्फ़ एक बड़ा इश्यू बनी, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर 100% दुरुस्त भी साबित हुई। ठीक है। तो ये मेरे लिए काबिल बिल्कुल, फ़ख़्र है बिल्कुल, और ये हर किसी को इसके ऊपर फ़ख़्र करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। राना साहब आपने इससे पहले भी बहुत सारी खबरें दी हैं, लेकिन ये खबर चूँकि इस वक़्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं इमरान खान साहब, उनकी मकबूलियत का वो लेवल है कि हम कह सकते हैं कि इस वक़्त उनसे ज़्यादा मकबूल लीडर पाकिस्तान में देखा जाए अवामी हवाले से तो कोई नहीं है। तो इस हवाले से जब आपने ये खबर दी है, जब इलेक्शन कमीशन का भी फ़ैसला नहीं आया था, तो आपको हमने सुना है कि कुछ धमकियाँ भी मिली हैं, तो उन हवाले से बताएँगे कि किस-किस हवाले से, कैसे-कैसे आपको धमकियाँ मिली हैं आपके घरवालों को? जी, बिल्कुल मेरे खिलाफ बहुत सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक़्त आप जानते हैं कि जी। इमरान खान का तूती बोलता था, वन पेज था और मुकम्मल अख्तियारात थे, एक फ़ाशिस्ट हुकूमत थी। तो उसके दौरान मेरे खिलाफ बहुत सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुईं। मेरे घर तक एजेंसियों के लोग आए और पहली बार ख़वातीन आईं। जो ठीक है। कि किसी खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ रखती थीं, वो डींगी सर्वे के बहाने पर आईं और डींगी हो ही नहीं रहा था। बाद अच्छा। में डायरेक्टर एनआईएच ने इस बात की तस्दीक की हुँ, हुँ। कि पूरे पाकिस्तान में कोई डींगी सर्वे कंडक्ट ही नहीं किया गया। तो उन्होंने आकर घर में वीडियो बनाई, तलाशी ली, मेरी वालदा से सवालात पूछती रहीं कि आपका बेटा क्या करता है? आपका बेटा किस सियासी जमात के साथ है? किस वक़्त घर से जाता है, किस वक़्त घर आता है? तो मैंने कहा डेंगी सर्वे के हवाले से तो ये सवालात बनते ही नहीं हैं। हुँ। उसके बाद भी मेरे घर पर एजेंसियों के लोग आते रहे, मुझे मारने की धमकियाँ भी दी गई। मेरी वालदा को कहा गया कि आपके घर पर लाश आ सकती है। तो ये तक हुआ, मेरी मुकम्मल सर्विलेंस होती थी, जब जहाँ पर भी मैं मूव करता था तो एक गाड़ी मेरे पीछे होती थी।
ये होता रहा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो सरमाया होता है ना, देखें हम सफ़ेदपोश लोग हैं और मैंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अखबारों में काम किया, ठीक 1-2 है। टीवी चैनल पर भी काम किया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज तक मैंने ज़िंदगी में तनख़्वाह के अलावा कोई इनकम हासिल नहीं की। ये आप हलफ़न कह सकते हैं। मैं जनाब चैलेंज करके कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। हल्फ़न नहीं कह सकता। तो हम सब कुछ होते हैं उस वक़्त जब हमारी जॉब होती है। बिल्कुल। जब जॉब चली जाती है तो हमारे लिए मकान का किराया देना, किचन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी इंतकामी कार्रवाई जो किसी के खिलाफ होती है, उसकी जॉब ख़त्म करवाना, उसकी नौकरी से उसको हटवा बिल्कुल देना। ऐसे ही है। तो ये 2020 में मैं रोज़नामा जहान-ए-पाकिस्तान एक उर्दू अख़बार है, अच्छा अख़बार था, उसमें काम कर रहा था, तो वहाँ से मेरी जॉब ख़त्म करवाई गई। उस वक़्त इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उन्होंने फ़ोन किया अख़बार की मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को और उन्होंने मुझे बता दिया कि इस तरीके से जो है ना हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरी जॉब ख़त्म हो गई। हालाँकि वहाँ उस अख़बार में मैंने 5 साल काम किया और 3 साल मुझे बेस्ट रिपोर्टर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया। तो उसके बावजूद कोई वजह ही नहीं थी जॉब ख़त्म करने की। उन्होंने मुझे बता दिया था कि इस तरह फवाद चौधरी का फ़ोन आया इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का और हम आपको नहीं रख सकते। मेरा टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया। तो फिर मैं कोई 9-10 महीने बेरोज़गार रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं लगा रहा, मैं जुतियाँ चटखाता रहा, पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन, हाई कोर्ट के चक्कर लगाता रहा, कैबिनेट डिवीज़न के चक्कर लगाता रहा। तो मैं इस्तकामत के साथ लगा रहा इस मामले में क्योंकि मैं एक असल में इसकी वजह ये थी कि मुझे कुछ सवाल भी किया गया एक टीवी चैनल पर इस तरह से कि आपके इस मतलब मुसलसल परसू करने का कि मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। वो ये है कि जी मीडिया किसी चीज़ की खबर देता है, ब्रेकिंग न्यूज़ देता है कि एक चीज़ उठाता है, फ़ॉलो अप नहीं करता, उसको एंड तक नहीं बिल्कुल, पहुँचाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। कि हालाँकि ये एंड तक पहुँचा नहीं, तो इस वाले से मतलब मैं जिस भी इश्यू को उठाया है, उसको मैंने मुकम्मल परस्यू किया है ज़िंदगी में। कभी ये एक मिसाल नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा, तो मैं उसमें मुसलसल उसको परस्यू करता रहा बिलाशुबा। तो फिर ये हुआ कि 2021 में एक टीवी चैनल है, बड़ा टीवी चैनल है, वहाँ पर दोस्तों के ज़रिए जो है ना, उनके रेफ़र करने पर मेरी जॉब हो गई थी। मैंने जॉइन ठीक है। कर लिया और तीसरा दिन था मुझे उस दौरान मैंने एक खबर दी थी, मेरा नाम मतलब स्क्रीन पर आया था, फ़ोटो भी नहीं आया था अभी। क्योंकि जब बंदा नया-नया होता है तो वो चीज़ें भी मतलब जी, एडजस्टमेंट जी, हो जी, रही जी। होती है। तो अचानक मैं कौमी असेंबली में था तो मुझे कॉल आ गई कि आप फ़ौरी तौर पर ऑफ़िस पहुँचे। मुझे शक पड़ गया, तो मैं जैसे ही ऑफ़िस गया तो मुझे गेट पर कह दिया गया रिसेप्शन पर कि आप सीईओ साहब के रूम में चले जाएँ। मैं फिर चला गया सीईओ साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें आप जो मुझे कहते हैं आप डाढ़े बंदे हैं, आप राजपूत हैं, आप मुकाबला कर सकते हैं हुकूमत का, मैं नहीं कर सकता, आप मेरे बिल्कुल। लिए अफ़ोर्डेबल नहीं हैं। लेकिन उनकी मेहरबानी है कि मुझे मेरे लिए उन्होंने पहले ही हालाँकि 3 दिन हो गए थे, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे 1 महीने की सैलरी दे दी और मुझसे माज़रत कर ली। तो मैंने कहा थैंक यू सर। ये हुआ और उसके बाद अब तक ये है कि बदकिस्मती से अच्छी बात नहीं है, ये कोई सेहतमंदाना ट्रेंड नहीं है, लेकिन पीटीआई का इन्फ्लुएंस मीडिया के ज़्यादातर इदारों पर है, अक्सरियत इदारों पर है। हुँ। तो मैं कहीं पर भी अप्लाई करता हूँ, तो मुझे अक्सर थैंक यू कह दिया जाता है ये कहकर के आपके साथ तोशाखाना का टैग लगा हुआ है, लिहाज़ा हम आपको नहीं रख सकते। तो मेरे लिए पीटीआई ने दरअसल इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में बल्कि जॉब के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। तो मैं मुसलसल बेरोज़गारी बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो ये मतलब सबसे बड़ी तो इंतकामी कार्रवाई ये है। इसके अलावा ये हुआ कि हम एक बार का वाक़या है कि सवात गए हुए थे, 3 दोस्त थे, सैदो शरीफ में थे, तो वहाँ पर पीटीआई के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था। और हमें मारा पीटा था और फिर उसकी एफआईआर भी वहाँ पर दर्ज नहीं होने दी थी। उस अच्छा। पीटीआई का मिनिस्टर था उस वक़्त, अब भी गालिबन है शायद, शौकत यूसुफ़ज़ई और एक और मिनिस्टर भी किसी का फ़ोन आया था थाने वालों को। तो हमारी एफआईआर भी वहाँ पर दर्ज नहीं होने दी गई थी, हम वापस आ गए थे। अब साफ-ज़ाहिर है कि हम वहाँ के मकामी तो थे नहीं कि हम बिल्कुल। मुसलसल कोशिश करते रहते। ये तक हुआ। इसके अलावा ये हुआ कि पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर ज़ाहिद अब्दुल्ला जिन्होंने फ़ैसला लिखा था
इस तोशाखाने का मेरी अपील के ऊपर उनको धमकाया गया। वो स्पेशल पर्सन हैं, नाबीना हैं। सही। उसके बावजूद ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड ब्रेव पर्सन कि वो किसी धमकी में नहीं आए। उनको तो कहा गया कि जी आपको तो नज़र ही नहीं आता। हुँ, आप ऑफ़िस से अपने ऑफ़िस से नीचे उतरेंगे तो पता नहीं लगेगा आपको किस चीज़ ने हिट किया। तो उसके बावजूद वो शख़्स को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि वो डटे रहे। उनको बहुत धमकियाँ दी गईं। इसके अलावा पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन के चीफ़ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं आज़म ख़ान, उनको कहा गया कि आप रिज़ाइन दे दो। लेकिन वो हुँ, डट गए कि उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन नहीं देता, आप मेरे खिलाफ़ जो भी कार्रवाई करनी है करो, मुझे बिल्कुल, टर्मिनेट कर दो। बिल्कुल। तो हुकूमत ने बल्कि ट्राई भी की थी, कोशिश शुरू की थी हुँ, उनको टर्मिनेट करने की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके थे। तो मैं आपके चैनल पर ये इंकशाफ करना चाहता हूँ जी। कि पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन में तोशाखाना केस की फाइल चोरी हो गई थी। अच्छा। जी, आप जा सकते हैं एफएट मरकज़ में पाकिस्तान ऑफ़िस इन्फॉर्मेशन कमीशन का ऑफ़िस है, वहाँ पर कमिश्नर ज़ैद अब्दुल्ला साहब से आप मिलें, उनसे पूछ सकते हैं कि फ़ाइल चोरी हो गई थी। अब ये है कि जो ओरिजिनल ऑर्डर थे, वो ये नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर ये हुआ कि कमीशन ने मुझे एक लेटर लिखा और मुझसे जो मेरे पास फ़ोटोकॉपी फ़ाइल थी, उसकी कॉपी माँगी गई। ठीक है। फिर मैंने कमीशन के लेटर के ऊपर कमीशन को फ़ोटोकॉपी करवा के कंप्लीट एक फ़ाइल की कॉपी उनको प्रोवाइड की। वो कॉपी जब दी गई तो कमीशन का बाकायदा इजलास हुआ। 3 कमिश्नर हैं, चीफ़ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और 2 कमिश्नर हैं। ठीक है। उनका इजलास हुआ, वो फ़ोटोकॉपी फ़ाइल सामने रखी गई, उसका एक-एक वर्क का देखा गया, पढ़ा गया और कमीशन ने फ़ैसला किया कि इस पर स्टैम्प लगाकर इसको ओरिजिनल डिक्लेयर करते हैं। हुँ, ये हुँ, तक हुँ। हुआ है। मतलब आप हैरान होंगे कि ये हुकूमत जो थी, फ़ाशिस्ट हुकूमत थी, ये इसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। फिर ये हुआ कि ये हुकूमत रेड पिटीशन लेकर हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में जो जज साहब हैं, अच्छे जज हैं, उनकी बाहर की तालीम है और बड़े अपराइट पर्सन के तौर पर मशहूर हैं। मियाँ गोल हसन औरंगज़ेब जो कि सवात की रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े बंदे हैं, तो उनको धमकाया गया। उनको बाकायदा प्रेशराइज़ किया गया, जब वो प्रेशर में नहीं आए तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जज साहब का घर है आबाई घर सैदो शरीफ में, ठीक है। सवात में। सवात में। तो डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम्स केपी ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया और डिप्टी कमिश्नर सवात को ऑर्डर भेजा कि ये जज साहब का जो घर है, ये दरअसल वालिया सवात की रेज़िडेंसी कहलाती है। इसको जो है आसार कदीमा डिक्लेयर करके हुँ, हुँ, हुँ। एक्वायर कर लिया जाए, सेक्शन 4 लगाया जाए। ठीक आप है। मुझे बताएँ कि जो कोई जितना भी ब्रेव पर्सन हो, तकड़ा बंदा हो, जब 2 चीज़ें बहुत कमज़ोरी होती हैं, फैमिली और घर। बिल्कुल है। किसी का घर छीनने पर हुकूमत तुल जाए तो वो क्या सोचेगा? तो ये तक किया गया। ख़ैर के बाद में वो मीडिया में जब बात आई तो वो नोटिफ़िकेशन वापस हो गया था, रिवर्स हो गया था। लेकिन ये हुकूमत वहाँ तक भी गई थी। मतलब इन्होंने हर तमाम मुमकिन कोशिश की। हरबे आज़माए गए आपको जी। रोकने के लिए, तो क्या आपको कोई ऑफ़र नहीं की गई तहरीक-ए-इंसाफ़ के किसी बंदे की तरफ से कि आप कुछ ले लें और जी, बिलाशुबा मुझे हुकूमत की तरफ से ऑफ़र की गई। किसकी तरफ से? वो ऐसा है कि जो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न हैं, ये जी, उस वक़्त की बात है जब मैंने पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन में तौहीन अदालत की दरख़्वास्त जमा करवाई। क्योंकि ये कमीशन के ऑर्डर पर अमल नहीं कर रहे थे, मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, जो ठीक मैंने है। माँगी हुई थी। तो मैंने फिर ये किया था कि ये मई 2021 में तौहीन अदालत की दरख़्वास्त दी थी पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन में। वो राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जी, जी। 2017 के सेक्शन 20 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन सुन सकते हैं। तो मैंने जब दरख़्वास्त दी तो ये जून में जाकर शोकाज़ नोटिस जारी हुआ था सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न को कंटेम्प्ट पर। तो उस वक़्त मुझे सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न अहमद नवाज़ सुखेरा साहब ने कॉल की थी और कहा था कि भाईजान मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। मैंने कहा वेलकम, ऐसी बात नहीं करता है कि देखें आप अगर तशरीफ़ लें मेरे ऑफ़िस में तो अच्छी बात होगी। तो ऐसा है कि वो मेरे जानने वाले थे, वो पहले सेक्रेटरी प्राइवेटाइज़ेशन रहे थे, ठीक सेक्रेटरी है। कॉमर्स रहे थे।
तो मैं एक इकॉनमी रिपोर्टर हूँ, तो इस वाले से मेरी बीट भी थी, तो उनके साथ मिलना-जुलना होता था। वैसे अच्छे बंदे हैं, मेरे साथ ताउन करते थे, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, तो वो दे देते थे। तो इस नाते मतलब एक ताल्लुक था उनसे, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं खैर उनके कहने पर चला गया उनके ऑफ़िस में अगले दिन। तो उन्होंने वो चाय-शाय का इंतज़ाम किया हुआ था, तो वहाँ पर मैं गया, बैठा, चाय पी। तो मुझे कहते हैं कि ऐसा है कि कल मुझे बुलाया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान आज़म ने। खान साहब। उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, तो प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर मौजूद थे, इमरान खान। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझे कहा है, आज़म खान ने कहा है कि एट एनी कॉस्ट ये मामला ख़त्म करवाओ, विथड्रॉ करवाओ। तो मुझे सुखेरा साहब ने कहा कि आप जो कुछ माँगेंगे मैं आपको दिलवा दूँगा। बराए मेहरबानी आप ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन और अपनी जो वापस ले लें। इम्प्लीमेंटेशन की एप्लीकेशन है, ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की, वो आप विथड्रॉ कर लें। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा सुखैरा साहब आप मुझसे ये कैसे होप बात कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं यार बात सुनो कि आप मेरे छोटे भाई हो, मेरी खातिर आप ये कर लो। तो मैंने सुखैरा साहब से कहा कि देखें चलो ठीक है आप भाई होने के नाते कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा वो क्या? तो मैंने कहा कि आप मुझे इस फाइल की फ़ोटोकॉपी दे दें, ऑफ द रिकॉर्ड। आप जानते हैं कि हम सोर्स को कभी भी एक्सपोज़ नहीं करते। मैं आपका नाम कभी भी सामने नहीं आने दूँगा। आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड दे दें, मैं यहीं पर विथड्रॉल लिख कर दे जाता हूँ आपको। तो वो एकदम उछल पड़े और कहते हैं कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जानते हैं ये फाइल मेरी कस्टडी में है और अगर ये लीक होती है तो फिर मुझसे पूछा जाएगा। मैंने कहा भाईजान आप जब भाई कहते हैं तो मैंने भाई को बचाने के लिए हुँ, हुँ। इसलिए मैंने ये अपील की थी पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन में आप कानूनी तौर पर मुझे दे दें। ये मैंने कहा कि मैं ले गया था, मैंने कहा ये राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2017 की कॉपी है, इसमें एक स्पेशल क्लॉज़ मौजूद है, ठीक है। जिसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करते हुए जो भी सरकारी ऑफ़िसर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, हुकूमत उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। ठीक है। हालाँकि वैसे तो ये अंडरस्टूड होता है, मगर उसके बावजूद स्पेशल क्लॉज़ सेफ्टी गार्ड है ये आपके लिए, आप दे दें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो कहते हैं कि नहीं आपको नहीं पता कि यार ये लोग कैसे इंतकाम लेते हैं, अभी तो हो हुँ, जाएगा, बाद में मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो मैंने उनको मुँह पर कह दिया, इसका मतलब मैंने कहा सुखैरा साहब आपकी मुझे पता है नैब में इंक्वायरी चल रही है, आपके हुँ, कोई हुँ। गिल्ट हैं, कुछ राज़ हैं हुकूमत के पास आपके तो इसलिए आप प्रेशराइज़ हो रहे हैं। तो बहरहाल मैं उनको सलाम करके आ गया था, मैंने उनकी बात नहीं मानी बिल्कुल थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जब मैंने बात नहीं मानी तो उसके बाद फिर ये जो है इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और मैं आपको बताऊँ अनीस रज़ा साहब के वो इंतकामी कार्रवाइयाँ पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई हैं। अच्छा, क्योंकि पंजाब में तो इनकी हुकूमत है, मेरा जी। ताल्लुक सरायकी वसेब के ज़िला राजनपुर से है, तो वहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे रिलेटिव हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तक वहाँ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मेरे भाई के खिलाफ़ एक झूठी एफआईआर अभी तक चल रही है। अच्छा। उसके खिलाफ औरत के अगवा का एक झूठा मुकदमा करवाया गया, एफआईआर करवाई गई जिसके पीछे पीटीआई के लोग हैं और कि इसने को कुछ लोग हैं हमारे हमसाये हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी एफआईआर करवाई कि मेरे भाई ने औरत को अगवा कर लिया है। हुँ, अच्छा फिर मैंने अपने साथी दोस्तों से कहा हमने इन्वेस्टिगेट किया इस मामले को तो हमें पता चल गया कि वो औरत उन लोगों ने कराची में अपने रिश्तेदारों के पास छुपाई हुई है। आप खुद सोचें कि मेरी परमानेंट जॉब भी नहीं है, मैंने कोई 20 चक्कर लगाए राजनपुर के इसकी खातिर मैं डीपीओ को मिलता रहा, एसएचओ को, हुँ। दूसरों को मिलता रहा। फिर जब हमें पता चला कि ये मामला है, तो फिर साहब ज़रा आपको पता है पुलिस वालों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी हुँ, पड़ती है। हुँ, बिल्कुल। ऐसे वो नहीं जाते। उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी कि कराची में इनके रिश्तेदार हैं फलाँ जगह पर, वहाँ पर औरत मौजूद है। तो फिर इनको हमने गाड़ी करके दी, साथ गए और वहाँ पर हमने औरत बरामद करवा के दी। अच्छा, जी, वहाँ पर औरत बरामद हुई, पुलिस ने अपने चालान में लिखा है कि उन्हीं के रिश्तेदारों के घर से हमने घर से वो कराची से बरामद हुई है। बरामद की ये है। तो बड़ा जी, मुश्किल है अच्छा आपके लिए। उसके बावजूद ये हुआ है कि वो क्योंकि उनको पैसे दिए हुए थे पीटीआई वालों ने, हुँ, हुँ। जो मुद्दई हैं वो हाई कोर्ट चले गए, नहीं जी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो अब डीएनए टेस्ट का प्रोसेस चल रहा है।
तो ठीक है। हो सकता है कि जो फ़ॉरेंसिक लैबोरेटरी है लाहौर में है, वो हुँ, पंजाब हुकूमत के मातहत है। मुझे इस बात का खदशा है। खदशा है, डर है कि पंजाब हुकूमत प्रेशर डलवा कर मेरे भाई के खिलाफ रिपोर्ट ना बनवा दे। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो मैं आपको ये बताऊँ, दूसरा ये है कि मैं इस वक़्त सैलाब आया है, जी, बिल्कुल। ज़िला राजनपुर 90% डूब गया, सैलाब की ज़द में है, ऐसे ही है। ठीक है? मेरा अपना घर, मेरे भाई का, मेरी 2 बहनों के घर, मेरे कज़न हैं, मेरे भतीजे-भांजे हैं, मतलब मैं तो कुल मिलाकर कोई 200-220 लोग बनते हैं मेरी फ़ैमिली के जो इफ़ेक्टी हैं, सैलाब सैलाब विक्टिम से। हैं इस वक़्त। मैं आपको ले चलूँ कि वो जैसे को किसी का शेर कि यहाँ पर मेरा घर था कहते हैं, हुँ, हुँ। कि वो नज़र नहीं आता कि मेरा घर कहाँ पर था। लेकिन बिल्कुल। उसके बावजूद मेरी फैमिली को, मेरे रिश्तेदारों को पंजाब हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की फ्लड सपोर्ट नहीं मिली है। ये भी एक विक्टिमाइज़ेशन है कि क्योंकि इसने इमरान खान के तोशाखाने की इन्फॉर्मेशन माँगी, उसको परसू किया, हुँ। लिहाज़ा दूसरे सैलाब विक्टिम्स को उन्होंने कंपनसेट किया है। जिनके घर गिर गए, जिनका नुकसान हुआ जी, जी, जी। मतलब वहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फसल हमारी तबाह हो गई, हमारे घर तबाह हो गए, मुकम्मल तौर पर मलिया मेट बह गए और साल की गंदुम रखते हैं किसान, हुँ, हुँ। ठीक है? वो बह गई। तो मेरे रिश्तेदारों ने किसी किस्म की इवन कि किसी एनजीओ को नहीं जाने दिया गया। ठीक है, मेरे भाई ने कोई छोटी-मोटी प्रॉपर्टी थी शहर में, वो बेची। ठीक है। किसी ने मोटरसाइकिल बेचा, किसी ने ट्रैक्टर बेचा, किसी ने गाय बेची, किसी ने भैंस बेची और वो जो है खुले आसमान तले बैठे थे। वो इस तरह ज़िंदगी गुज़ारते रहे और अभी अपने ही खर्चे से वो उन घरों की को जो है ना उन मरम्मत जब करवा रहे हैं। मरम्मत क्या वो दोबारा से कुछ ना कुछ जो है हुँ, कर हुँ, रहे हैं, हुँ। बना रहे हैं। तो ये मतलब है कि ये सारी चीज़ें मैं क्यों ये बर्दाश्त कर रहा हूँ? क्यों मैं इनका सामना कर रहा हूँ? सिर्फ़ मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान के एक वारदात की इन्फॉर्मेशन माँगी। उसको मैंने ताश-बाज़ किया, इसलिए ये सारा कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जिस तरह के आप अगर सच के साथ खड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से सोच लेना सोचनी चाहिए कि चाहिए, बिल्कुल। ये सारा कुछ और होगा ये सारी आपके साथ। चीज़ें आपके रास्ते में जी। आती हैं। अच्छा, मैं इख्तिताम की तरफ जाऊँगा। सोशल मीडिया पर जब ये आया तो एक और बहस भी चली है। तो उस हवाले से मैंने ट्विटर पे आज देखा तो मैंने सोचा था आपसे सवाल करूँगा कि तोशाखाना का ये सारा आपने मामला परस्यू किया, तो क्या नून लीग की तरफ से कोई लिफ़ाफ़ा दिया गया आपको इसलिए किया? देखें, ये बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल मुझसे 2-3 दफ़ा पहले हो चुका है। ये मुजीबुर रहमान शामी साहब पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जी, जर्नलिस्ट जी। हैं, बड़ा नाम है। उनके प्रोग्राम में उन्होंने दुनिया न्यूज़ पर मुझसे ये दुनिया सवाल किया था बिस्मिल्लाह। कि लोग ये कहते हैं मैंने उनसे कहा था शामी साहब आप जहाँ दीदा हैं, गुर्ग बारादीदा हैं आप। मैंने 23 नवंबर 2020 को आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी सेक्रेटरी कैबिनेट अभियान को। उसके बाद प्रोसेस ये चलता रहा, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैंने अपील की पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन में, मेरे हक में फैसला आया, फिर भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने इम्प्लीमेंटेशन की जी, जी, एप्लीकेशनें जी। दी, सारा कुछ हुआ। फिर मैंने कंटेम्प्ट में गया, अब सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी होने वाली थी शायद। तो 20 सितंबर 2021 जिस दिन हुकूमत पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल के ज़रिए गई रिट पिटीशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस दौरान आप गूगल करें, आप अखबार पढ़ें, कहीं पर आपको इमरान खान के तोशाखाना मामले की कोई एक लाइन की खबर भी नहीं मिलेगी। हुँ। ठीक है? जिस दिन हुकूमत गई हाई कोर्ट में और जो भी नई पिटीशन होती है, जी, उसकी कॉपी वहाँ पर कोर्ट रिपोर्टरों को मिल जाती है। ठीक है। उन्होंने देखा कि हुकूमत इमरान खान के गिफ्ट्स की इन्फॉर्मेशन रुकवाने के लिए गई है, एक ये तो खबर है। उन्होंने टिकर बनाए, अपने-अपने इदारे को टिकर भेज दिए और टिकर चलने लगे। तो जियो जो है उस वक़्त ज़्यादा मुतहर्रिक था, उन्होंने देखा जी ये तो बड़ी खबर है। उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी और दोस्त हैं अवैस यूसुफज़ई जो कि जी, जी, हाई जी, जी, कोर्ट जी। कवर करते हैं जियो के लिए, उसको कहा लाइन अप कर लिया कि आपसे बिपर लेते हैं, बिपर ले लिया गया। और जब जियो पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है तो आप जानते हैं कि सारे चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है।
सारे चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई और फिर ये हुआ कि जियो की जो खबर थी, उसको मरियम नवाज़ ने इत्तफ़ाक़न ट्वीट कर दिया और उस दिन का बल्कि 3 दिन वो टॉप ट्रेंड बना रहा ट्विटर के ऊपर। तो मैं ये पूछता हूँ कि नून लीग या कोई भी अगर कोई मेरे पीछे था तो 23 नवंबर 2020 से 20 सितंबर 2021 तक आप गिने ये बनते हैं ऑलमोस्ट 10 महीने। जी, जो पीछे होता है वो 10 महीने बैठा रहता है चुप करके। मेरा ऐसा ये ही क्वेश्चन है आपसे, आप बिल्कुल। बताएँ। नहीं, ऐसा तो क्या बिल्कुल वो नहीं। 10 महीने बैठा रहता? हुँ, कि ये हाई कोर्ट में हुँ। हुकूमत जाएगी तो हम इस इश्यू को उठाएँगे इमरान खान के खिलाफ। वो तो पहले दिन से लगे होते ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही ना? है। इसके बाद कोई राब्ता किया नून गया फैसले के नून बाद लीग आपके भी साथ? तो कुछ टीवी चैनलों और अखबारात पर इन्फ्लुएंस रखती है ना। ऐसे ही है। जिस दिन मैंने पहली आरटीआई भेजी थी, ये तो उसी दिन से ब्रेकिंग न्यूज़ चल बनाते। जानी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा है ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि मैं तन-तनहा लड़ रहा था और आज तक वो मैं सलीम साफ़ी साहब ने मुझे कल बुलाया था और एक इंटरव्यू किया उन्होंने, तो वो ऐसे ही पूछ रहे तो हँसते हुए, गपशप करते हुए मैंने कहा कि बात ये है साफ़ी साहब के मैं कई बार जियो में आया हूँ, आता रहता हूँ, तो मैं वो सिक्योरिटी गार्ड आपके नीचे खड़े होते हैं, मोटरसाइकिल पर उतरता हूँ, वहीं मोटरसाइकिल लॉक करता हूँ उनके सामने और फिर उनको आकर कहता हूँ कि जी मैंने जिरगा में जाना है, मैंने आज शाहज़ैब खानज़ादा के प्रोग्राम में जाना है, रिकॉर्डिंग होनी है। तो वो मुझे सर से पाँव से लेकर सर स तक मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है? हुँ, जो जिरगे में जाते हैं वो तो बड़ी-बड़ी गाड़ियों से उतर रहे होते हैं, आगे-पीछे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और ये हमारे सामने मोटरसाइकिल पर उतरा है। वो क पहले मुझे कहते हैं, "नहीं, नहीं, बैग इधर रखो अपना।" मेरे साथियों के साथ ज़रा क्या रिपोर्टर का बैग बैग इधर रखो, वो मेरे बैग की पूरी तलाशी लेते हैं, फिर ऊपर फ़ोन करते हैं, तस्दीक करते हैं, फिर मुझे जाने देते हैं। तो मुझे बताएँ कि जिनको अफ़राएँ होती हैं, वो एक फटीचर मोटरसाइकिल पर फिर रहे होते हैं, वो किराए के मकान में रह रहे होते हैं। तो हाँ, मुझे राब्ता हुआ था। जब ये केस हाई कोर्ट में गया और हाइलाइट हुआ तो मुझे राब्ता हुआ 2 अपोज़िशन जमातों की तरफ से, पीएमएल-एन से भी, मेरे एक दोस्त हैं बहुत देरीना, उनकी तरफ से और पीपल पार्टी में भी मेरे एक दोस्त हैं जिनका मैं बहुत रिकॉर्ड करता हूँ, फ़रज़ुल्लाह बाबर साहब, उनकी तरफ से। ठीक है। बाबर साहब ऐसे समझें कि जैसे एक बाप की शफ़क़त नहीं होती ऐसे। बिल्कुल ऐसी ही उनकी शख्सियत है। हाँ, तो मुझे उनकी तरफ से राब्ता हुआ था। एक तो उन्होंने मुझे इख़लाक़ी तौर पर सपोर्ट किया कि आप अच्छा काम कर रहे हो और आप डटे रहो। परवेज़ रशीद साहब ने भी और बाबर साहब ने भी यही कहा कि आप डटे रहो। फिर उनकी तरफ से मुझे एक चीज़ ऑफ़र हुई थी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि आपको अगर लीगल सपोर्ट चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। परवेज़ रशीद ने रिकमेंड किया था बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान को और बाबर साहब ने कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से सरदार लतीफ़ खो साहब के वकील बन सकते हैं। तो मैंने दोनों को माज़रत कर ली थी, थैंक्स कह दिया था। लेकिन वो परवेज़ रशीद साहब ने ये किया था कि मुझे नंबर भी भेज दिया बैरिस्टर साहब का और उनको भी मेरा नंबर भेज दिया। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान का मुझे फ़ोन आया तो मेरे इलाके से भी हैं, मतलब जी, डेरा जी, गाज़ी जी। खान से हैं वो। तो मैं उनको ना नहीं कर सकता था साफ़। मैंने कहा हाँ, आपसे मैं मिलूँगा, आऊँगा। तो उनके ऑफ़िस से एक बार फिर भी मुझे फ़ोन आया, पहली बार उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया था। मैं नहीं गया उनके पास। फिर ये हुआ कि वो इत्तेफ़ाक़न हाई कोर्ट में एक दिन पेशी थी, तो मुलाकात हुई। वो अचानक आमना-सामना हो गया। तो मुझे कहते हैं, "यार आप अजीब बंदे हो, मुझे लोग मुँह माँगी फ़ीस देते हैं, मैं आपका मुफ़्त में वकील बनने के लिए तैयार था।" तो मैंने कहा कि सर वो मैं बस माज़रत करता हूँ। तो मतलब है कि ये चीज़ जो है तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी भी भी एजेंडे के तहत नहीं चलूँगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है और बस प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं नाज़रीन को पहले तो ये बताता चलूँ कि अभी जब हम लोग इनके इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आए हैं तो ये वाक़ई एक मोटरसाइकिल पे आए हैं और जिस तरह से हमने सहाफ़ी इससे पहले देखे थे, हम देखते रहते हैं कि वो गाड़ियों से और गार्ड्स के साथ उतरे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप इसी तरह आखिर पे सिर्फ़ ये बता दें, इसी तरह आप जिस तरह अभी बाहर आते हैं, बाहर घूमते हैं, पीटीआई के एहतजाज में भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होता? वो लोग आपको नहीं घूम सकते हैं आप इज़िली बाहर? हाँ, वो मैं आपको बताऊँ कि वो एक बार जिरगा में सलीम साफ़ी साहब ने यही सवाल किया था, बल्कि उनको किसी ने शायद कहा भी था ठीक है। कि इसके साथ कुछ हो सकता है। तो मैंने सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में ही कहा था, मैंने कहा देखें साफ़ी साहब, मैं आपको भी कह रहा हूँ
ये जो शख्स है ना, ये जनरल नियाज़ी की औलाद है हुँ, और मैं महाराणा प्रताप सिंह का खून हूँ, हुँ, ठीक है? महाराणा प्रताप सिंह की नस्ल इस जनरल नियाज़ी के जो है ना औलाद से डरेगी, हुँ। ठीक है ना? हम वो हैं जिनसे जलालुद्दीन अकबर डरता था। ये जो पीटीआई के लोग हैं ना, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, जो मेरा करना है न ये बिगाड़ना है, बिगाड़ लें, मैं इसी तरफ बिल्कुल, चल आपकी बात ठीक है। एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप इनके जो धरने हैं, ये जो जलसे होते हैं इनके, आप मास्क पहन के जाते हैं, वहाँ पे आप जा नहीं सकते। हाँ, मैं कोरोना की वजह से मास्क पहनता हूँ, मास्क पहनना चाहिए, हर हुँ, किसी को हुँ। पहनना है। मैं मास्क बिल्कुल, की के जो है ना प्रमोशन भी एसओपीज़ करता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये होना चाहिए, बाकी मैं इनसे किसी से नहीं डरता। बिल्कुल ठीक है। आखिर पे इमरान खान साहब को कोई पैगाम दे दें आप। देखो, इमरान खान साहब को मैं कोई पैगाम नहीं दे सकता ठीक है। कोई कि मशवरा दे दें, कोई नहीं, नसीहत वो कर दें जो आप उनको। उनकी जो मेंटल हालत है, वो किसी का मशवरा सुनने के लायक नहीं है। बस मैं उनसे सिर्फ़ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो अपने ऊपर रहें। बिल्कुल ठीक है। सब एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया, चूँकि आप बहुत मसरूफ़ हैं इन दिनों, आपने अपने बहुत कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया। जी, तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।